बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की लीगल टीम की लापरवाही की, लीगल टीम की सुस्ती की, और इमरान ख़ान को ये अपनी लीगल टीम की सुस्ती या लापरवाही कह लें कैसे महंगी पड़ी है। एक तो इस मामले के हवाले से बड़ी अहम तफ़सीलात हैं, वो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, और ये भी आपको बताएंगे इसी ख़बर में कि नवाज शरीफ के वकला ने बाजी कैसे पलटी है, और फिर शेख रशीद साहब क्यों बुखला गए हैं, और बुखलाहट में ऐसे नज़र आता है कि जैसे शेख साहब की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। और इसके अलावा भी हमारे व्लॉग की कुछ दीगर अहम ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ख़ास तौर पे जो दो लीगी रहनुमा नवाज शरीफ के सामने एक दूसरे के साथ झगड़ पड़े, तो ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पहली ख़बर भी आप यूँ कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए झटका भी हो सकती है, क्योंकि अभी इस खबर के पूरे हक़ाइक़ सामने नहीं आए, तो इसमें मैंने कहा कि झटका हो सकती है, बुरी खबर हो सकती है। मामला नाज़रीन ये है कि जो पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं सब्तैन खान, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो भी अपने आबाई हल्के में पंजाब की असम्बली से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सब्तैन खान साहब ने कल सारा दिन टिकटों की, अपने नॉमिनेशन पेपर की रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस के हवाले से ख़बरें चलती रहीं, लेकिन ये ख़बर मीडिया पे उस तरीके से हाईलाइट नहीं हो सकी कि सब्तैन खान साहब ने मीडिया टॉक की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बल्कि उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। और इसमें यह बात सामने आई है रिपोर्ट के मुताबिक कि सब्तैन खान का जो इत्तेहाद हुआ है उसमें एक साबिक़ MPA हैं, उनका नाम है अली हैदर नूर खान, और साबिक़ लीगी उम्मीदवार उनके अपने हलके से सजाद भच्चर, उनके साथ इत्तेहाद हुआ, तो इस वजह से उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है। नाज़रीन, कल के आखिरी व्लॉग में जब हमने इसको रिकॉर्ड किया था, उस वक्त तक शेर वज़ीर मरवत साहब के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट होने की खबर सामने नहीं आई थी, लेकिन अब यह खबर भी सामने आ गई है कि मरवत साहब के नॉमिनेशन पेपर भी रिजेक्ट कर दिए गए। वैसे सलमान अकरम वाला साहब के एक्सेप्ट हुए हैं, मरवत साहब भी वकील हैं, उनके रिजेक्ट हुए हैं, और इस्लामाबाद से तहरीक इंसाफ के दो वकला, जिसमें एक बाबर अबान साहब हैं, वो भी इलेक्शन इस्लामाबाद से लड़ रहे हैं, अली बुखारी साहब हैं जो कि साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी के लॉयर हैं, उनके नॉमिनेशन पेपर इस्लामाबाद में एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन एक और बड़ा दिलचस्प कैंडिडेट हैं, उनका नाम है बैरिस्टर यावर अब्बास गर्देज़ी। NA 49 से इन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हैं, और इस हल्के से मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कैंडिडेट हैं वो तारिक फजल चौधरी साहब हैं, और ये भी मुस्लिम लीग नून लीग के, यानी ये जो यावर अब्बास गर्देज़ी साहब हैं, ये भी नून लीग के का टिकट हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं। तो देखते हैं तारिक फजल साहब को कैसे मुस्लिम लीग नवाज़ नज़रअंदाज कर सकती है, लेकिन ये भी बड़े पुरुमीद हैं कि उन्हें नून लीग का टिकट मिल जाएगा। तो उनके नॉमिनेशन पेपर भी यावर अब्बास गर्देज़ी साहब के एक्सेप्ट हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन शेख रशीद साहब की भी कल इतलात आ रही थी, तो हमने आपको बताया था कि शेख साहब की बातों से लगता है कि उनके नॉमिनेशन पेपर भी रिजेक्ट होने जा रहे हैं, लेकिन रात फिर दोनों हल्कों से NA 56 से और 57 से शेख रशीद के नॉमिनेशन पेपर भी रिजेक्ट हो गए। अब नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट होने के बाद शेख रशीद साहब का आज इतवार के रोज़ नाज़रीन जो वीडियो बयान सामने आया है, उसमें शेख साहब ये कहते हैं कि मेरी जो कामयाबी थी उसको देखकर मुझे नाअहल किया गया है। अब ये शेख साहब की इसको बुखलाहट कहा जाए, शेख साहब की वो लंबी लंबी छोड़ना होता है ना, कि शेख साहब ने लंबी छोड़ी है। हालांकि शेख साहब ने, जो मैंने एक शख्स के साथ बात की थी, PTI के रहनुमा थे, उनसे मैंने पूछा कि ये जो शेख साहब ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया है अपना लतीफ़ खोसा साहब का, जिसमें लतीफ़ खोसा साहब शेख रशीद साहब की सपोर्ट करने का ऐलान भी नहीं कर रहे, हमायत की बात भी नहीं कर रहे, लेकिन ये बयान शेख साहब ने जाकर रिकॉर्ड कराया, तो मुझे नाज़रीन माफ़ कीजिएगा ये बताया गया कि शेख साहब आए थे, लतीफ़ खोसा साहब के पास गए थे और बड़े ही परेशान थे, मायूस थे, तो आके बैठ गया और कह रहे थे कि नहीं आप मेरे लिए, क्योंकि शेख रशीद की लतीफ़ खोसा साहब के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो वो ज़बरदस्ती का स्टेटमेंट जो है लतीफ़ खोसा साहब से दिलवाया गया। तो शेख साहब ने बल्कि ये भी खोसा साहब से कहा कि मेरी पोजीशन बड़ी ख़राब है, आप कुछ करें, तो फिर वो वीडियो स्टेटमेंट जारी किया गया। तो शेख साहब की अपनी हालत, तो क्योंकि PTI ने दोनों हलकों में 56 में भी 57 में भी
अपने कैंडिडेट्स खड़े किए थे, गो के पीटीआई के जो अन्य 55 से हैं उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं, 56 57 का मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर उनके रिजेक्ट नहीं हुए तो शेख रशीद साहब की पोजीशन हल्के में कैसे बेहतर हो सकती है? फिर तो वहाँ पे कांटे का मुकाबला होगा। नून लीग के कैंडिडेट भी हैं, पीटीआई का अपना अलग से कैंडिडेट होगा, क्योंकि मुस्लिम नवाज से तो शेख रशीद साहब इसलिए जीत रहे थे क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनको सपोर्ट हासिल थी। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट इनको नहीं होगी तो वोट स्प्लिट हो जाएगा। ऐसे स्प्लिट होगा, पीटीआई के लोग अपने कैंडिडेट को देंगे, नून लीग वाले तो अपने कैंडिडेट को, जाहिर सी बात उन्होंने देना था, लेकिन शेख साहब को जो सपोर्ट पीटीआई से मिलती थी वो शेख साहब को नहीं मिल पाएगी। लेकिन बहरहाल शेख साहब ने अपने नॉमिनेशन पेपर के रिजेक्शन के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। और अगर नाज़रीन उन पर जो एतराज़ात लगे हैं अगर वो दुरुस्त नहीं है, जिस चीज़ से भी लगे हैं, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से है, कल कुछ लोग कह रहे थे कि नून लीग के किसी के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट नहीं हुए, तो मेरे ख्याल से बिहाड़ी से ग़ालिबन तहमीना दौलताना और उनके जो बेटे हैं उनके नॉमिनेशन पेपर की मैंने खबर पढ़ी थी कि दोनों के, वालदा के और बेटे के नॉमिनेशन पेपर डिफ़ॉल्टर होने पे वहाँ बिहाड़ी से जो है वो मुस्तरद किए गए हैं। लेकिन बहरहाल शेख साहब का अगर नॉमिनेशन पेपर के हवाले से कोई एतराज़ है कि गलत मुस्तरद किए गए हैं तो उनको आला अदालत से, अपीलेट ट्रिब्यूनल से या फिर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। इसी तरीके से जो 2/3 अक्सरियत से, बज़ाहिर जैसा कि पीटीआई दावा करती थी कि हम 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे, तो इलेक्शन की डेट तो अभी नहीं आई, पोलिंग की डेट अभी नहीं आई, लेकिन उससे पहले कल जिस तरह से नॉमिनेशन पेपर तहरीक इंसाफ के रिजेक्ट हुए हैं उससे लगता है कि 2/3 अक्सरियत से ग़ालिबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करवा बैठी है। लेकिन अगर यहाँ पर अभी तहरीक इंसाफ के नॉमिनेशन पेपर जेनुअली अगर मुस्तरद नहीं हुए तो इनके भी अपीलेट ट्रिब्यूनल से या सुप्रीम कोर्ट से इनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल जाएगी। लेकिन ज़्यादातर नाज़रीन जितने भी नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं, यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि उनके खिलाफ केसेस हैं, उनके खिलाफ प्रोक्लेम ऑफेंडर के डिक्लेरेशन अदालतों के मौजूद हैं। कुछ वकला का कहना है कि इश्तिहारी होने पर भी आपको इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। अगर ऐसा है तो फिर डरना किस बात का और ख़ाइफ किस बात से होना है, आपको अपीलेट ट्रिब्यूनल से रिलीफ मिल जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन अब आ जाते हैं जो इमरान खान साहब की खबर, जिसका मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया। लेकिन आज इस खबर पर डिटेल पे आने से पहले कि खान साहब की लीगल टीम की सुस्ती क्या है, लापरवाही क्या है, जो NA 122 से नाज़रीन इमरान खान साहब के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं, इस हल्के के रिटर्निंग अफीसर ने अपना तहरीरी फैसला खान साहब के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करने का जारी कर दिया है। मैं इसके चंद सतरें आपके साथ पढ़ना चाहूँगा। इसमें नाज़रीन जज साहब ने कहा है कि इस्लामाबाद के एडिशनल इंस्ट्रक्शन जज ने इमरान खान को सज़ा सुनाई, इखलाकी पस्ती के जुर्म में सज़ा हुई और जिसमें इमरान खान 5 साल के लिए नाअहल हैं। तो जो सज़ा इमरान खान को सुनाई गई उसमें इमरान खान की जो सज़ा है वो ना मुअत्तल हुई है, ना ही मुतलका जो अपीलेट फोरम है वहाँ से उसको कलअदम किया गया है। तो आर्टिकल 63 के तहत जो इमरान खान की नाअहली है, इस सिलसिले में जो मुस्लिम नवाज़ के उम्मीदवार मियाँ नसीर ने जो एतराज़ात लगाए हैं वो एतराज़ात दुरुस्त तस्लीम किए जाते हैं और इमरान खान के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए जाते हैं। अब नाज़रीन कुछ हमारे एक वीलॉग की भी बात करना चाहूँगा। यहाँ पे नाज़रीन एक वीलॉगर ने अपने वीडियो लॉग में बताया कि काजी फैसल साहब ने नवाज शरीफ की नाअहली का केस तो लगा लिया, या नवाज शरीफ की नाअहली के ख़ात्मे के लिए आर्टिकल 62 का जो केस है उस पर 7 रुकनी बेंच बना के 2 जनवरी को केस लगा दिया। तो ये जो नवाज शरीफ के लिए केस लगा है ताकि उसकी ताहियात नाअहली का ख़ात्मा हो सके, तो इमरान खान का जो 5 साल की नाअहली का केस है वो क्यों नहीं लगाया गया? अगले हफ्ते जो काज लिस्ट जारी हुई है उसमें सवाल उठाया गया कि वो क्यों नहीं जारी किया गया, और इमरान खान का केस लगा के उसकी काज लिस्ट क्यों नहीं जारी की गई। और उसमें यह भी कहा गया कि अगर अगले हफ्ते तक, यानी जो पीर से हफ्ता शुरू हो रहा है उससे जो अगला हफ्ता है उसमें भी इमरान खान साहब का केस नहीं लगा तो फिर वो अपील कैसे करेंगे, उनकी नॉमिनेशन पेपर कैसे रिजेक्ट होंगे। ये नाज़रीन तोशा खाने की नाअहली के ख़ात्मे वाली अपील की मैं बात कर रहा हूँ। अब वो जो हमारे दोस्त हैं, व्लॉगर हैं, ग़ालिबन उन्हें फैक्ट पूरे नहीं मालूम, मैं उनके साथ इख्तलाफ सिर्फ इस नुक्ते पे करना चाहूँगा कि अगर नवाज शरीफ साहब की नाअहली का मामला होता तो नवाज शरीफ के नॉमिनेशन पेपर तो दोनों जगहों पे रिटर्निंग अफीसर 15 ने और 130 के रिटर्निंग अफीसर ने एक्सेप्ट कर लिए हैं। तो फिर ये नवाज शरीफ का मामला जोड़ना काजी फाइसा के साथ कि उनके लिए ये ताहियात नाअहली का केस लगा था, हमें फैक्ट जो है वो दुरुस्त अंदाज से बयान करने चाहिए कि वो ताहियात नाअहली का केस इसलिए टेकअप हुआ क्योंकि उसमें इलेक्शन एक्ट में 5 साल की उसकी मियाद कर दी गई है। तो एक बहस चल रही थी कि ताहियात नाअहली होगी या 5 साल की होगी, तो उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए, उसकी इंटरप्रटेशन के लिए केस टेकअप किया गया और सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मुकदमा आया था
और बहुत सारे केसेस और भी थे, जो आया था उसमें भी 3 केसेस थे। तो वो केस अदालत के सामने आए तो क्या अदालत उसका नोटिस ना लेती? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया उसी केस में कि आप कहते हैं कि आर्टिकल 62 के तहत ताहियात नाअहली है, लेकिन हम ये कानून की किताब जज साहब आपके सामने लेके आए हैं। काजी फैसल साहब से कहा गया, मीनुद्दीन खान साहब से कहा गया, अतर मिनल्ला साहब से कहा गया कि इस कानून की पासदारी का आपने हल्फ उठा रखा है, ये तो 5 साल की कहता है। तो इस वजह से वो नोटिस लिया गया था। तो क्या वो नोटिस ना लिया जाता? आपने उसको नवाज शरीफ के साथ जोड़ दिया। गलत कर रहे थे। नवाज शरीफ का अगर इशू होता तो नवाज शरीफ के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट होते। मानसेरा से, लाहौर से आप कहते जी काजी फैसल साहब ने नवाज शरीफ के लिया है, नवाज शरीफ के लिए नोटिस लिया है, तो नवाज शरीफ का इसके साथ ताल्लुक नहीं बनता। दूसरी जो बात है, ये जो उन्होंने कहा कि अगर ये अपील इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन की ना लगी तो खान साहब अपील कैसे करेंगे? खान साहब के पास दूसरा सेकंड जो रूट है वो मौजूद है। यानी कल ये जो NA 122 से इमरान खान के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं या NA 89 से रिजेक्ट हुए हैं, अब खान साहब के वकला एपलेट फोरम पे जाएंगे। एपलेट फोरम पे रिलीफ ना मिला तो सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे। तो खान साहब की नॉमिनेशन पेपर तो इस कान को इस हाथ से ना पकड़ें तो इस हाथ से आप पकड़ लेंगे। खान साहब की नाअहली का मामला दूसरी सूरत में भी पहुंच जाएगा। एक तो खान साहब की तोशाखाना की नाअहली के सस्पेंड करने की अपील है, दूसरी सूरत में जिस फैसले को जवाज़ बना के जिसकी नाअहली खान साहब के वकला मुअत्तल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, उसी बुनियाद पर रिटर्निंग ऑफिसर ने खान साहब के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए हैं, तो ये मामला भी चलते चलते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा। और बेशक 13 जनवरी का 20 जनवरी 25 जनवरी भी हो जाए, जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करेगी, इलेक्शन कमीशन हतमी तौर पे, मतलब नॉमिनेशन पेपर तो रिजेक्ट हो गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला दे दिया, अगर ऐसी कोई प्रेसिडेंट आई, ऐसा कोई नया प्रिंसिपल ले डाउन हुआ कि नहीं इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए, चाहे 25 जनवरी की डेट भी आ गई, तो इलेक्शन कमीशन इमरान खान का नाम शामिल करेगा। ये हमें हकाइक पता होने चाहिए। अब लीगल टीम का नाज़रीन क्या इशू है? इमरान खान साहब के लीगल टीम का इशू ये है नाज़रीन कि आप ये देखें कि जो इमरान खान साहब के का जो सज़ा थी तोशाखाना की, वो 28 अगस्त को सस्पेंड हुई। अब आप काउंट करें, 28 अगस्त से लेके सितंबर गुजर गया, अक्टूबर गुजर गया, नवंबर गुजर गया, दिसंबर गुजर गया। इमरान खान की लीगल टीम के पास पूरा टाइम मौजूद था कि वो बजाय इसके कि नाअहली सस्पेंड कराने के लिए कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते या सुप्रीम कोर्ट में जाते, अगर खान साहब की लीगल टीम मुनासिब समझती और ये गफलत या सुस्ती कह लें, इसको क्या कहना है, आप इसका फ़ैसला खुद कीजिएगा, अगर इस दौरान ये कोशिश करते कि हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर करके, जिस तरह से कि आजकल PTI ये कर रही है कि पटिशन लेके सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, पटिशन दायर करते हैं और दायर करने के बाद फौरी कमरा अदालत नंबर 1 में पहुंच जाते हैं कि हमारी अपील लगाएं, हमारे क्लाइंट हमारे पार्टी के बानी इमरान खान का के बुनियादी हकूक़ हैं, तो वो केस लग जाता है खान साहब का, उस पर हेयरिंग हो जाती है, उस पर ज़मानतें भी हो जाती हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन भी हो जाती है। तो यही काम आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी करते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर करते, मुतफर्रिक दरख्वास्त देते कि तोशाखाने के केस का फ़ैसला करें। आप बयानात निकाल के देखें कि PTI के रहनुमा इमरान खान और लीगल टीम ये कहती है कि तोशाखाना में इमरान खान को जो सज़ा दी गई है, खान साहब के खिलाफ केस बनता नहीं है। तो जब केस बनता नहीं था तो लीगल टीम को किसने जाके बताना था कि आप ये छोटी छोटी नीटी ग्रिटी में जाने के बजाय आप केस का फैसला करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इन 4 महीनों में नाज़रीन हाई कोर्ट से केस डिसाइड होकर अगर खान साहब के हक में फैसला ना आता तो ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका होता और सुप्रीम कोर्ट से भी अपना केस डिसाइड करवा चुके होते। ये जो छोटी छोटी चीज़ें लेके कि नाअहली ख़त्म कर दें, भाई पूरा केस डिसाइड करवा लेना। अगर आपको इतना यकीन था तो ये लापरवाही ना करते, ये गफलत ना करते, ये गलती ना करते, ये सुस्ती ना करते, जाके अपने केस को डिसाइड करा लेते। दूसरी जानिब वाज़ेह आप देखें कि ये तो इन्होंने नहीं किया, ये तो इमरान खान साहब के लीगल टीम ने नहीं किया कि अपना केस डिसाइड नहीं कराया, उसको पेंडिंग रखा। हालांकि जब ये अपनी अपील के हवाले से जैसे सरदार तारिक मुस्तफा साहब के सामने मौजूद थे, लतीफ़ खोसा और शहबाज खोसा साहब के इमरान खान साहब के बुनियादी हकूक़ हैं, तो आप फैसला सस्पेंड करने की अपील समाअत के लिए मुकर्रर करें। तो आखिरी दिनों में जाके जब शेड्यूल जारी हो चुका है, आपको इमरान खान साहब के बुनियादी हकूक़ याद आ रहे हैं, तो दोनों जज साहबान ने क्या कहा था? उन्हें कहा था कि 70 से 75 साल की जो पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री है, जो तारीख़ है, अतर मिनल्ला साहब ने कहा, सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि जब तक अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है, हम नाअहली को कैसे मुअत्तल कर सकते हैं? ये तो हाई कोर्ट से आप जाके कलअदम करवाएं तो फिर जो है वो नाअहली ख़त्म हो सकती है। तो जज साहब ने भी वही रास्ता दिखाया जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप नवाज शरीफ की लीगल टीम की बात अगर हम करें, जो नवाज शरीफ साहब के वकला हैं, नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस आए, फोकस क्या था नवाज शरीफ की लीगल टीम का? अब आप फ़र्क देखें इमरान खान साहब के लीगल टीम का और नवाज शरीफ के लीगल टीम का,
कि पहले दिन से उनकी कोशिश ये थी कि हमने नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़वाना है। उन्होंने अपना केस बहाल कराया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जितनी मर्जी बहस करते रहें। ये एक बहस होगी कि नवाज शरीफ को रिलीफ दिया गया, इमरान खान को रिलीफ नहीं दिया गया, ये बहस अपनी जगह पे, लेकिन उनकी लीगल टीम का जो फोकस था कि हमने नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ाना है, वो फोकस नज़र आ रहा था। कमरा अदालत में ठहर के आज़म नज़ीर साहब बार बार बात करते थे कि आमिर फ़ारूक साहब से कि हमारे क्लाइंट के नवाज शरीफ के बुनियादी हकूक़ हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, आप हमारी अपीलें लगाएं, उसको डिसाइड कराएं, हमारे केस का हतमी फैसला करें, हक में करना है, खिलाफ करना है, ताकि हम सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएं। तो वो ये बात करते थे। तो ये अगर नवाज शरीफ के वकला बात कर सकते थे, चलें इसी बात पे आ जाएं कि आपको यकीन नहीं था कि हाई कोर्ट से आपको रिलीफ में नहीं मिलना, लेकिन आप अपनी अपील समाअत के लिए लगवाने के लिए मेन अपील जिसमें खान साहब को सज़ा हुई है, जिसके खिलाफ आप अपील लेके आए हैं, वो लगवाने की बात तो करते। खान साहब की लीगल टीम ने तो अपील फिक्स कराने की आज तक एक भी बात नहीं की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एक सफ़े की कोई मुतफरिक दरख्वास्त भी दायर नहीं की। तो किसकी गफलत है, किसकी सुस्ती है, भुगतना किसको पड़ा है? इमरान खान को। अब जो फैसला जज साहब ने दिया है, लाहौर के रिटर्निंग अफीसर ने, वो इसी फैसले की बुनियाद पर दिया है। अगर उससे पहले इसको डिसाइड करवा लेते तो ये सब कुछ ना देखना पड़ता, ये सब कुछ ना देखना पड़ता। लेकिन बहरहाल खान साहब की लीगल टीम हार गई और नवाज शरीफ की लीगल टीम जीत गई, मैं तो ये कहूँगा। इसके अलावा नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं। उनकी अहलिया हिब्बा फवाद चौधरी साहब के जो साहिबा के जो नॉमिनेशन पेपर हैं, उन्हें रिटर्निंग अफीसर ने एक्सेप्ट कर लिया है। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है फवाद चौधरी साहब वाला, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने जेल ट्रायल का हुक्म दिया था, उस फैसले को फवाद चौधरी साहब ने अपने भाई फैसल चौधरी की वसातत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। ये अपील भी कल हम आपके साथ डिस्कस नहीं कर सके थे। इस अपील में कहा गया है कि जो जेल ट्रायल का इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है, इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं है, बुनियादी हकूक़ के बरखिलाफ ये फैसला दिया गया, ओपन कोर्ट में इसकी समाअत होनी चाहिए। इस दरख्वास्त में कहा गया है कि जेल ट्रायल रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुक्म दे और फवाद चौधरी को हर समाअत पे इलेक्शन कमीशन की अदालत में पेश करने का भी हुकाम को हुक्म दिया जाए। तो एक नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, टैक्स ना दहिंदगान के लिए बुरी खबर है, क्योंकि FBR ने अब जो टैक्स नहीं दे रहे, टैक्स जो ना दहिंदगान हैं, उनके बिजली के कनेक्शन और टेलीफोन के कनेक्शन जो है वो मुनक़ता करने का मनसूबा तैयार कर लिया है। 81 लाख पाकिस्तानियों को नोटिस जारी किए गए हैं। 2022 के लिए 24 लाख लोगों को नोटिस किए गए हैं। 2023 के लिए 56 लाख लोगों को नोटिस किए गए हैं। और FBR का कहना है कि पहले मरले की जो कार्रवाई है उसको हमने मुकम्मल कर लिया है और तमाम जो टैक्स ना दहिंदगान हैं उनका हमने डाटा बैंकों से कि कितने इनके अखराजात हैं, कितनी इनकी आमदन है, क्या क्या ये करते हैं, ये तमाम डाटा हमने हासिल कर लिया है। तो दूसरे मरले में जो टैक्स ना दहिंदगान को नोटिस किए गए हैं, इसको अगर कंप्लाई विद नहीं किया जाता तो फिर बिजली और जो फ़ोन के कनेक्शन है ये मुनक़ता करने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। तो ये नाज़रीन हमारा वीलॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर